बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन फिजिक्स पॉइंट 62 शीट से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। नेम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर acceleration is directly proportional to the displacement, a direct relation to minus x, and acceleration is always directed towards its mean position। ये इसकी दो करेक्टरिस्टिक्स होगी। तीसरी क्या होगी? टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज विल रिमेन सेम। तो कोई सी दो बोर्ड में आपने लिखनी है, तीन मैंने बता दी हैं। पहली आपने याद रखनी है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट रिलेशन टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, acceleration always directed towards the mean position, और total energy executing simple harmonic motion always would remain same। तो ये डायरेक्ट रिलेशन टू माइनस एक्स, ये जो नेगेटिव साइन मैंने यूज किया है, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन कंसीडर करनी है आपने। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, does frequency depends upon amplitude for harmonic oscillator? No, frequency of harmonic oscillator is independent of amplitude of oscillation provide। frequency of harmonic oscillator का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, f is equal to 1/2 pi k over m का अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या चीज साबित होती है कि हार्मोनिक की जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड किस पे कर रही है? स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर और मैस के ऊपर। इंडिपेंडेंट होगी एम्पलीट्यूड। चूंकि इस फॉर्मूले के अंदर एम्पलीट्यूड हम यूज नहीं करते, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड के इंडिपेंडेंट होती है। ओनली डिपेंड किस पे करती है? स्प्रिंग कांस्टेंट पे और मैस ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद दिस रिलेशन शोज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड स्मॉलर रखें या लार्जर रखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट इज ओनली डिपेंड अपॉन मैस एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। 7.2 ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम? नो, वी कैन नॉट रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम because an ideal simple pendulum consists of heavy but small metallic bob suspended from frictionless support through the weightless and inextensible strings. To attain in nature, these are all suppositions, hence simple pendulum cannot be realized। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो हमने बात की है, मतलब मैंने तीन बातें की हैं, इस डायग्राम को तो देखिएगा। एक तो आपने जो स्ट्रिंग यूज करनी है, ये स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए? इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये होगा कि इसकी लेंथ के अंदर इजाफा नहीं होगा। दूसरा, ये स्ट्रिंग जिस स्पॉट के साथ आपने लगाई हुई है, ये स्पॉट भी फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। तीसरी बात, जो इस बॉब का जो मैस है ये हैवी होनी चाहिए और साइज में ये स्मॉलर होनी चाहिए। इन सिचुएशन को नेचुरली तौर पर हम फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि आइडियल सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी रियलाइज्ड। उसको रियलाइज करने के लिए हमें इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग चाहिए, और उसके बाद इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, वेटलेस भी होनी चाहिए। दूसरा, उस बॉब जो है वो स्मॉल और वो हैवी होनी चाहिए। तीसरा, जिस स्पॉट से अटैच करना है वो हमारे पास फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। इन सिचुएशन को नेचुरली तौर पर हम फुलफिल नहीं कर सकते, इसलिए सिंपल पेंडुलम आप लोग रियलाइज भी नहीं कर सकते। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वल टू इट्स पीरियड? अगर उसका टाइम जो है पीरियड के इक्वल होगा, इसके एम्पलीट्यूड अगर ए हो, तो एक हमारे पास कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर टोटल हमारा ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा? 4a। किस तरह फाइंड करेंगे? इस डायग्राम को देखिएगा। अगर ये बॉल आपकी पहले एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एक्सट्रीम से मीन तक आने के लिए a एम्पलीट्यूड डिस्टेंस कवर करेगी, फिर इस मीन से इस एक्सट्रीम तक जाने के लिए भी a, और वापस आने के लिए भी a, और यहां से रिटर्न होने के लिए भी a। तो इस तरह एक एग्जैक्ट इक्वल पीरियड के अंदर टोटल ट्रेवल डिस्टेंस होगा इसका 4a। इसको हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड फॉर कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए हम इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x नॉट मानते हैं, और वो इसके रेडियस की इक्वल लिया हुआ, उसको हमने a से डिनोट किया हुआ यहाँ पे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टाइम इज इक्वल टू इट्स पीरियड। क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि एक्सट्रीम से मीन तक आने के लिए a, यहाँ तक आने के लिए, वापस आने के लिए दोबारा यहाँ तक है, टोटल कितने एम्पलीट्यूड बन गए आपके? 4। सम अप होके आपको 4 एम्पलीट्यूड इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और पेपर में इसकी आप डायग्राम भी बना सकते हैं। 7.5 है, what happened to the period of simple pendulum if length is double? What happened if suspended mass is doubled? तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला T is equal to pi L over G है। इसके लिहाज से हमने आंसर करने इसके अंदर।
तो पहला स्टूडेंट, अगर हम लेंथ डबल कर देते हैं, लेंथ डबल करने से टाइम पीरियड का लेंथ के डायरेक्ट रिलेशन होता है स्क्वायर रूट के। तो t इज इक्वल 2 पाई, और l की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम 2l, तो 2l ओवर g, l का अंडर रूट और g का अंडर रूट हम लैदा कर देते हैं, और अंडर रूट ऑफ 2 को उठा के हमने यहाँ पे बाहर लिख दिया। फिर हम इस बात को जानते हैं 2 पाई l ओवर g, ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, टाइम पीरियड के। इसको हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसके इक्वल आ जाएगा। इस 2 पाई l ओवर g की जगह पे दोबारा हमने इसको t यूज कर लिया इस तरीके से यहाँ पे लाके, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारा रिलेशन बनेगा t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू टी। टी प्राइम शो कर रहा है कि जो हमारी लेंथ डबल करने से टाइम पीरियड हमारा अंडर रूट ऑफ 2 बढ़ चुका है। या इसको अगर हल करें तो 1.41 टाइम्स। तो सिंपल इसका आंसर कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग लेंथ अगर इसकी डबल करेंगे तो टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर अंडर रूट ऑफ 2 और 1.41 टाइम्स। इसका बी यूज देखें, व्हाट हैपन इफ द सस्पेंडेड मास इज डबल। इफ द बॉब सिंपल पेंडुलम, अगर हम उसका मास डबल कर देते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड बिकॉज बिकॉज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्योंकि टाइम पीरियड का अगर आप फॉर्मूला देखें ना, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का लेंथ, उसकी डोरी की लेंथ जिससे आपने बॉब बांधी हुई उस पर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा ना तो वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा, ना ही वो हमारे पास मास पे डिपेंड करेगा। आप 20 ग्राम की बॉल लगा लें, 5 ग्राम की लगा लें, 1 केजी की लगा दें, 5 केजी की लगा दें, तो मैथ जितना मर्जी चेंज कर लें लेकिन उसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट नहीं कर सकता। हत्ता कि आप बड़ी स्ट्रॉन्ग लगाकर डोरी आप खुद बैठ के भी झूले लेने शुरू कर दें, तब भी उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं हो सकता। तो टाइम पीरियड सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। हैंस मैथ डबल करने से टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 7.6 है, डज एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन विल रिमेन सेम ड्यूरिंग इट्स मोशन। इतने का आंसर देखें, नो। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स की इक्वल होता है। इस फॉर्मूले में बच्चे हमें ये चीज नजर आ रही है, ये नेगेटिव साइन शो करता है एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये ओमेगा हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है। चूंकि अगर हम बॉडी की एक्सिक्यूशन देखते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है, जो कि मीन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। लिहाजा एक्सेलरेशन हर पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम, मीन पे जीरो, फिर एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। इस तरह वो कंटिन्यूसली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है और ये डायरेक्ट रिलेशन टू माइनस एक्स होता है। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी आपकी चेंज होगी। डजंट मीन इट मीन देयर इज नो चेंज इन द there will be no remain constant acceleration during the execution of simple harmonic motion। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान बॉडी का कंजर्वेटिवली एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है। मैक्सिमम पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, जो कि एक्स मैक्सिमम हो जाती है। मीन पर जीरो, जो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो मीन पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। द एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेशन यहाँ से जीरो निकल आएगा। इट बिकम मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो एक्स नॉट पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पुट करने से हमारी एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगी। उसके बाद इज एक्सेलरेशन एवर जीरो, नो, कभी हमेशा जीरो नहीं रहेगा। एवर का मतलब ऑलवेज जीरो नहीं होता, जस्ट इट इज जीरो एट द मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरह स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7.7, व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द एंगल थीटा is equal to omega t, which specifies the displacement and direction of motion of a body executing simple harmonic motion. It determines the state of motion of vibrating point mass, इसको आप कहते हैं angular what is meant by phase angle। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, जिसकी मदद से आप स्पेसिफाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट को और डायरेक्शन ऑफ बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये पार्टिकल की स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेगा। इसको हमने फेज एंगल का नेम देना होता है। और एंगल थीटा जो रोटेटिंग वेक्टर आपका O और P1, यहाँ से ये लाइन O1 O और P1, जो एंगल हमारा थीटा बनता है उसकी रेफरेंस लाइन हम O और O1 मानते हैं। इनिशियल लाइन को आप, ये वाला लाइन को आप रेफरेंस लाइन का नाम देते हैं। इट डज नॉट डिफाइन द एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्रिवन फोर्स। तो इस फॉर्मूले के अंदर ना तो कोई फोर्स का चक्कर आ रहा है, ना तो उसके कोई हमारे पास ड्रिवन फोर्स का मतलब हमें पता चल रहा है। तो हम इससे मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं कर सकते, ना हम ड्रिवन फोर्स की बात कर सकते हैं। जस्ट इट कैन डिस्क्राइब ओनली स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड डायरेक्शन। क्या वो क्लॉकवाइज पार्टिकल रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है।
तो इस तरह हम डायरेक्शन बता सकते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेस के दरमियान और फोर्स के दरमियान ये कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं प्रोवाइड करता। तो इस तरह आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये पहली इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल? तो फेज एंगल की डेफिनेशन होगी कि वी स्पेसिफाई ऐसा एंगल जो स्पेसिफाई करता है डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये डिस्प्लेसमेंट आपको क्या देता है? इट डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। से दैट यहाँ पे ये जीरो फेज है इसकी, यहाँ पे 90 फेज होगी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जीरो फेज होगी तो डिस्प्लेसमेंट अगेन जीरो हो जाएगा, 270 पे अगेन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, 360 पे डिस्प्लेसमेंट हमारी सर्कल में पूरी जीरो हो जाती है। तो एंगल फेज एंगल आपका 0 डिग्री पे डिस्प्लेसमेंट हमारी मैक्सिमम होती है। लेकिन ये कभी भी एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्रिवन फोर्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं देगा आपको, ये आपने याद रख लेना है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 7.7। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अंडर व्हाट कंडीशन डज एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस द रिजल्टेंट व्हिच इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन? किन सूरत हाल में दो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐड अप होकर हमें दोबारा सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोवाइड करेंगे? In order to produce resultant simple harmonic by addition of two simple harmonic motion, following condition should be fulfilled. पहली कंडीशन क्या होगी? टू सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट बी पैरेलल, मतलब एक ही डायरेक्शन में दोनों मोशन होना जरूरी है। टू मोशन मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी कि मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड सेम होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी सेम होनी चाहिए और सिंपल हार्मोनिक मोशन होने भी आपस में पैरेलल चाहिए। तीसरी, टू सिंपल हार्मोनिक मोशन मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस, देयर रिजल्टेंट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। तीन कंडीशन जरूरी हैं, एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। चौथा पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। उन्होंने बताया था कम से कम दो अपने सिंपल हार्मोनिक प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी केसेस जरूरी हैं कि मोशन सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब पैरेलल होनी चाहिए। अगली बात, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस की जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए और दोनों सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वेव प्रोड्यूस करने की सेम होनी चाहिए और उनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए। इस तरीके से जब दो वेव मिलेंगी तो मिलने से जो तीसरी वेव पैदा होगी तो उसका जो मोशन होगी वो भी हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगी। इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 7.8 के बाद 7.9 देखें। शोर दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एंड वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट। इसके लिए बच्चों फॉर्मूला याद रखना है, v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और a का a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। केस नंबर 1, अगर मीन पोजीशन पर देखते हैं, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो होगी। अगर मीन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो यहाँ पुट करें, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एक्सेलरेशन आपकी जीरो हो जाएगी। इस इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें पुट करने से आपकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई और v के अंदर अगर पुट करें, अगर ये फैक्टर आपका यहाँ से x वाला मैं सिर्फ जीरो कर देता हूँ तो x को जीरो करने से जीरो माइनस करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो x नॉट का अंडर रूट x स्क्वायर से कैंसिल होगा तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट। इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पर अगर बात की जाए तो मीन पोजीशन के ऊपर हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होती है और वेलोसिटी हमारी ग्रेटेस्ट होगी। ऑन द अदर हैंड इसका रिजल्ट लिखा हुआ एक्सेलरेशन जीरो एंड वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट, कहां पे? एट मीन पोजीशन पे। केस नंबर 2 एक्सट्रीम पोजीशन पर देखें। एक्सट्रीम पोजीशन की केस क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल हमने मान लिया यहाँ पे। तो जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ भी एक्स नॉट होगा, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टर आपका पूरा, तो वी भी इससे जीरो हो जाएगी। अगर यहाँ एक्स नॉट पुट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन वो मैक्सिमम हो जाएगा। इससे ये रिजल्ट मिलता है कि वेलोसिटी अगर जीरो होगी इस पॉइंट पर एक्सट्रीम पर, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मैक्सिमम से मैक्सिमम दोनों वैल्यू कट के वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन आपकी मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट होगी एट एक्सट्रीम पोजीशन। 7.10, इस रिलेशन को सिर्फ एक्सप्लेन करना है आपने, ये रिलेशन क्या बताता है? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x, सिर्फ नाम बताने हैं। इस इक्वेशन में y जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट आपके पास, इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आप कह सकते हैं y को, एक्सिक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड इसका क्या होगा? a। तो a हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड हम कंसीडर करेंगे। इस इक्वेशन को रीड करना सीखना सिर्फ आपने। y क्या दे रहा है आपको? इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये वाला जो y है इसको आप कह सकते हैं ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। जबकि इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसके अंदर a क्या होगा क्वेश्चन के अंदर, उसको आपने एम्पलीट्यूड का नाम देना होगा और रिप्रेजेंट द हमारे पास एंड ओमेगा टी सब्टेंडेड इन टाइम टी एंगल है, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा हमने कहा हुआ है और इसकी स्टार्टिंग फेज इनिशियल फेज इसकी शुरू होती है ओमेगा टी से। ओमेगा टी प्लस फाई इज द फेज एंगल टोटल अगर इसको पढ़ना है,
यहाँ पे ये इनिशियल फेज मान लें, ओमेगा टी प्लस फाइव ये इसकी टोटल फेज मान लेंगे हम यहाँ पे। ओमेगा टी प्लस फाइव इज फेज एंगल विथ द रोटेटिंग रेडियस मेक्स विद द रेफरेंस लाइन इन द गिवन डायरेक्शन या रेफरेंस डायरेक्शन आप कह सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर तीन चीजें आपने याद रखनी है। y क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा, a उस वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड होगा, ओमेगा टी इनिशियल फेज है, ओमेगा टी प्लस फाइव टोटल, इसको हम फाइव कहते हैं, और साइन एक हमारे पास साइनसॉइडल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर जिसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम अल्टरेशन होती हैं, तो वो साइनसॉइडल सिग्नल की फॉर्म में हम साइन फंक्शन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। इसके अंदर a हमारे पास जो होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओमेगा यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर कर रहा है, और x यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों क्वेश्चन रीड करनी है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, इनिशियल फेज, टोटल फेज, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एंगुलर हमारे पास फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इस इक्वेशन को सिर्फ रीड करना है आपने, इस तरह से पेपर में आपने इसको लिख सकते हैं। 7.11 explain the relation between total energy, potential energy and kinetic energy for a body executing simple harmonic motion। उसके लिए एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 kx²। तो x अगर जीरो है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर देखें 1/2 kx02 1 माइनस x² ओवर x02, चूंकि x² मीन पे जीरो हो गई है तो जीरो पर समथिंग जीरो, 1 माइनस जीरो तो 1 आएगा, 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे वही फैक्टर आ गया 1/2 kx02। तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है और एक्सेलरेशन भी जीरो होता है, और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी भी हमारी मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आपने सिर्फ एनर्जी का रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर x इज इक्वल टू x0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे यहाँ से मैक्सिमम आएगी kx02 मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी 1/2 kx02 माइनस 1 माइनस x² ओवर x02। x0 चूंकि मैक्सिमम है तो x0 ओवर x0 1 होगा, 1 माइनस 1 0 होगा, तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगी, जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। अगर इंटरमीडिएट पोजीशन पर हम चेक करते हैं तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसको जब हल करेंगे तो आंसर 1/2 kx0 का स्क्वायर आएगा। इससे ये साबित होता है, ये से हम ये कंक्लूड करते हैं कि एनर्जी ऑसिलेट करती है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, और उसके जो थ्रू आउट जो पीरियड है इसका ऑसिलेशन का, उसके दरमियान एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। तो मीन पे बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम है। एक्सट्रीम पे बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चूंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। इंटरमीडिएट मतलब ना एक्सट्रीम की बात करें ना मीन की, इंटरमीडिएट स्टेट पे हल करेंगे उस वक्त हमारे पास भी एनर्जी कांस्टेंट ही वैल्यू देती है। इस तरह से टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट वन है 7.12 डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमेना इन रेजोनेंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसके सिर्फ नाम याद रख लें आप कि रेडियो सेट की अगर हम टीवी या रेडियो सेट की ट्यूनिंग करेंगे तो ये भी इसकी एग्जांपल है। उसमें हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं नॉब की मदद से, और जब हमारे कंप्यूटर की या टीवी की फ्रीक्वेंसी किसी ट्रांसमिशन चैनल को मैच कर जाती है तो वो चैनल हमारा ट्यून हो जाता है। ये पहले इसकी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की एग्जांपल होगी ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट और टीवी आप कह सकते हैं। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव के अंदर हम भी और रेजोनेंस को यूज करते हैं, तो माइक्रोवेव्स को कहते हैं हीटिंग रेजोनेंस। तो हीटिंग रेजोनेंस की बेस्ट एग्जांपल माइक्रोवेव्स होती हैं। उसमें 24 एंड 50 मेगाहर्ट्ज हम फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर की होती है, और इसके अंदर रेजोनेट होती है वाटर और फैट्स मॉलिक्यूल जो फूड के होते हैं उनकी, और माइक्रोवेव्स की जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है उस केस में रेजोनेंस अचीव होगी, और रेजोनेंस केस के अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब मैक्सिमम होगी और वो चीज हीट अप हो जाती है। तो पहली एग्जांपल इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की है, दूसरी हीटिंग रेजोनेंस की एग्जांपल माइक्रोवेव्स की, ओवन होते हैं आपके, और तीसरी है मैकेनिकल रेजोनेंस। जो चिल्ड्रन का स्विंग्स है जिसको आप झूला कहते हैं, तो वो भी हमारी रेजोनेंस की एग्जांपल है, उसको हम कहेंगे मैकेनिकल रेजोनेंस। इन ऑर्डर टू रेज द हमारे पास स्विंग एट ग्रेट हाइट वी मस्ट गिव इट पुश एट राइट मोमेंट एंड इन द राइट डायरेक्शन। अगर हम स्विंग की मोशन को बढ़ाना चाहते हैं हम तो रेगुलर पुशेस देंगे और एक सीक्वेंस में देंगे जिससे उसका एम्पलीट्यूड राइज हो जाएगा। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी हम यूज करते हैं रेजोनेंस का फिनोमेना, जैसा कि आपके पास तार है या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनमें फ्रीक्वेंसी को हम एडजस्ट करके जो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो एनर्जी अब्जॉर्ब मैक्सिमम होगा और हमें मैक्सिमम
हेयर जो है वो सुनाई देती है। तो इस तरह से हम हेयरिंग प्रोसेस को देख सकते हैं कि उसके अंदर भी रेजोनेंस प्ले कर रही है, मैकेनिकल रेजोनेंस में भी है, हीटिंग रेजोनेंस में भी है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में भी है। ये सारे रेजोनेंस के यूजेस हैं, इस तरह पेपर में आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 77.13, if mass spring system is hung vertically and set into oscillation, why does motion eventually stop? ये सिंपल पेंडुलम है या इसके अंदर हमने कोई भी मैस स्प्रिंग सिस्टम है वर्टिकली लेना है अप एंड डाउन मूवमेंट के अंदर। अगर इसको मीन पोजीशन से स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो इसकी ऑसिलेशन जो है वो ऐसा ऐसा रुक क्यों जाती है, इसका आपने आंसर करना है। When the mass spring system is hung vertically and set into oscillation, we observed that amplitude of oscillation of system becomes smaller and smaller with passage of time. आपने इसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया, उसका एम्पलीट्यूड पहले कम होगा, फिर और कम, फिर आस्ता आस्ता वो स्टॉप हो जाता है। उसकी मेन वजह यहाँ पे होती है। इसकी मेन वजह के अंदर आप देख सकते हैं कि eventually mass spring system stop due to friction, air resistance and some other dissipative forces या damping forces, उस वजह से इसकी जो है वो मोशन eventually stop होती है। तो बाकी जो क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं और एंड में मेन इसके ये पॉइंट मिस कीजिएगा। किस वजह से होती है? ड्यू टू फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस एंड सम अदर डैम्पिंग फोर्सेस। जैसा कि जब वो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे से ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी की तरफ पुल करेगी इसको नीचे की तरफ। इस तरह ग्रेविटी भी इसको रोकने के हद के अंदर कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करती है। तो ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर थे चैप्टर नंबर 7 के। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गए होंगे। बाकी स्टूडेंट इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।